वेलकम टू आई केमिस्ट्री चैनल। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा रिवीजन चल रहा था स्टूडेंट्स, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ओके स्टूडेंट्स, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का हमारा रिवीजन चल रहा था। तो उसमें अगला टॉपिक आता है स्टूडेंट्स डेंसिटी। क्या होता है डेंसिटी? डेंसिटी किसको कहते हैं बेटा? डेंसिटी होता है हमारा, डेंसिटी क्या होता है बेटा? डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है? यानी मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, तो मास की क्या होती है? स्टैंडर्ड यूनिट होती है किलोग्राम। वॉल्यूम की कितनी होती है बेटा? मीटर क्यूब। ओके, तो क्या होगी स्टैंडर्ड यूनिट? क्या होगी बेटा इसकी? डेंसिटी की होगी किलोग्राम मीटर की पावर -3। ठीक हो गया, इतनी बात क्लियर है बेटा? वॉल्यूम आप समझते ही हो, तो डेंसिटी हो गया मास अपॉन वॉल्यूम। और अगर मैं बात करता हूं तो मास क्या हो जाएगा बेटा? मास इक्वल्स टू हो जाएगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। इज इट क्लियर और नॉट स्टूडेंट्स? ठीक हो गया, इतनी बात क्लियर है। अब कुछ टेम्परेचर का फिनोमेना पढ़ते हैं। ठीक है, टेम्परेचर। ओके, तो क्या होता है टेम्परेचर? ठीक हो गया बेटा। तो टेम्परेचर कितने टाइप के होते हैं बेटा? 3 टाइप्स के टेम्परेचर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 3 टाइप्स के टेम्परेचर डिफाइन किए जाते हैं। टेम्परेचर की किस किस में होगी? इसकी जो यूनिट होती है किस में? डिग्री सेल्सियस में हम बता सकते हैं, फॉरेनहाइट में बता सकते हैं, और किस में बेटा? केल्विन में हम डिनोट कर सकते हैं टेम्परेचर को। तो अगर मैं बात करता हूँ डिग्री सेल्सियस में, ठीक है, और इसमें किस में बात करता हूँ? डिग्री फॉरेनहाइट में और केल्विन में। तो चेंज आपको पता होना चाहिए भाई। डिग्री सेल्सियस हो गया। अब मान लो किसी चीज को फॉरेनहाइट में चेंज करना है, ठीक है, तो क्या होगा बेटा? डिग्री फॉरेनहाइट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ओके, इज इट क्लियर और नॉट? अगर केल्विन में किसी को चेंज करना है तो क्या होगा बेटा? डिग्री से केल्विन में बताना जा रहा हूं मैं, तो क्या होगा? केल्विन इक्वल्स टू क्या होगा? 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। इज इट क्लियर और नॉट? तो कन्वर्जन कर दोगे बेटा जी। 3 टाइप्स के पैरामीटर्स होते हैं। इसमें क्या होता है? 0 to 100 तक होती है। ठीक हो गया, एक हाथ से स्टार्ट होता है, 273 से स्टार्ट होता है, 373 पर होता है। ठीक हो गया, इज इट क्लियर और नॉट? इतनी बात क्लियर है बेटा जी? तो देखिए, कन्वर्जन आपको आना चाहिए। डिग्री सेल्सियस से फॉरेनहाइट में कैसे चेंज करते हैं और केल्विन से डिग्री में कैसे। अब देख लो, मान लो मुझे डिग्री सेल्सियस में पता करना है, मेरे पास केल्विन में हो, तो क्या कर दूंगा बेटा? केल्विन -273। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक हो गया, इतनी बात क्लियर है बेटा जी? तो देखिए, इसको रब करते हैं। अब हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं। ठीक हो गया, तो जब तक रब करता हूं तब तक चैनल को सब्सक्राइब करो बेटा, और टैगिंग को ज्वाइन करो। ओके, तो देखिए, इसको मैं जल्दी से वो रब कर रहा हूं बेटा। ठीक है, अब देखो बेटा, अब क्या बात करते हैं? अब कुछ मेजरमेंट्स की बात करते हैं। मेजरमेंट, ठीक है। सपोज मान लो मैं मेजरमेंट करना चाहता हूं बेटा, ठीक है। तो देखिए, मेजरमेंट में क्या होता है? जब हम क्या लेते हैं? एक्यूरेट वैल्यू होती है। 2 चीज होती है, एक होती है एक्यूरेसी, और एक होती है क्या बेटा? आपकी एक्यूरेसी होती है। चलो इसको अभी देखेंगे। एक होती है एक्यूरेसी और एक होती है सॉरी, इसको छोड़ो। ठीक है, अब देखो हम आगे बढ़ते हैं बेटा। मेजरमेंट में मैं ये बताने जा रहा था कि लेंथ की मेजरमेंट कैसे करेंगे, ठीक है, और कुछ पैरामीटर्स मैंने आपको लास्ट टाइम भी डिफाइन करे थे। ठीक है, तो देखिए, अब बात आती है कि कोई भी चीज है उसको नोटेशन में कैसे लिखें। जैसे मान लो 243 दिया है, ठीक हो गया, तो इसको जो साइंटिफिक तरीका है ना बेटा, उसको कैसे लिखेंगे? 2 पॉइंट, मतलब देखो एक बात ध्यान रखना, अगर ये यहाँ पर पॉइंट मानना पड़ेगा इसको हमें, ठीक है, क्योंकि कहीं पॉइंट नहीं दिया। अगर पॉइंट राइट से लेफ्ट में अगर हम खिसकाते हैं तो क्या होता है बेटा? यानी 2.43 हो जाएगा इंटू 10⁻² करेंगे। यानी अगर पॉइंट राइट से लेफ्ट में खिसकाएंगे तो 10⁻+ होगी। ठीक है, अब अगर मान लो मुझे ये करना है, मुझे, ठीक हो गया, यहाँ पर मेरा पॉइंट दिया है, मैं इसको लेफ्ट से राइट में ले जाना चाहता हूँ, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 2.04 इंटू 10⁻123 -3 करूंगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो जानी चाहिए बेटा। ठीक हो गया, ओके। अब देखो, अब अगला टर्म आता है सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या आता है? सिग्निफिकेंट फिगर। ओके बेटा, सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है? ध्यान से समझेंगे हम। सिग्निफिकेंट फिगर्स के ना कुछ रूल्स होते हैं, वो आपको पता होने चाहिए। तो देखो, पहला रूल क्या होता है बेटा? कि हमें क्वेश्चन ये आएगा कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसमें, ठीक है, तो ये हमें पता करना हो। तो पहला रूल ये है, कुछ रूल्स है बेटा, वो हमें ध्यान से समझना। अगर बेटा जी नॉन जीरो वैल्यू है, अगर वैल्यू में, अगर हमारे क्वेश्चन में 0 वैल्यू नहीं आई, तो क्या होगा? जितनी वो नॉन जीरो वैल्यू होंगी वही क्या होंगी? सिग्निफिकेंट फिगर होंगी। ऐसे 2, 4, 3, तो कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ओके बेटा जी,
अब देखो मान लो पॉइंट के बाद, ध्यान से समझेंगे, पॉइंट से पहले 0 आ गया और 2 3 4 है, तो इस 0 की कोई वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो गए, ये खोल ले लो, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। इज इट क्लियर और नॉट? थर्ड वाला क्या कहता है बेटा, थर्ड वाला ये कहता है अगर पॉइंट से पहले 0 है और पॉइंट के बाद भी 0 आ गई, 2 0 आ गई, तो 2 4 5, तो कितने होंगे बेटा सिग्निफिकेंट फिगर? 3 ही होंगे, ये कंसीडर नहीं किए जाएंगे। इज इट क्लियर और नॉट? इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट रूल क्या कहता है बेटा, नेक्स्ट रूल ये कहता है अगर मान लो 0 हमारे हमारे जो नॉन डेसिमल हो गया ना उसके बीच में आ जाए, 0 जैसे 2 4 0 0 4 6 आ गया, तब सिग्निफिकेंट फिगर में इनकी वैल्यू होगी। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे बेटा? 3 और 2 5, 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। इज इट क्लियर और नॉट? इतनी बेटा बात क्लियर है। अगला देखो क्या कहता है, अगला ये कहता है मान लो हमारा 100 लिखा है, ठीक हो गया, और पॉइंट नहीं लगा है, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर? 1। इज इट क्लियर और नॉट? मान लो एक और दिया हमें 100.0 हो गया, कहीं लिखा है, तो क्या हो जाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर? 4 हो जाएंगे। इज इट क्लियर और नॉट? क्लियर है बेटा बात? ठीक है, फिगर ठीक है बेटा। सिग्निफिकेंट के फिगर्स के आप सारे रूल समझ चुके हो, किस में कितने सिग्निफिकेंट हो गए, अब आप निकाल लोगे बेटा, ठीक है। तो इसको रब करते हैं, फिर हम आगे टॉपिक पर बढ़ते हैं, ठीक है। पहले मैं चेक कर लेता हूं वेदर इट्स फिल्मिंग और नॉट। हाँ तो बेटा अब नेक्स्ट टॉपिक पर हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन, सम बेसिक रूल ऑफ लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन। लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन बेटा, ठीक हो गया, केमिकल कंपोजिशन, ठीक है बेटा। तो इसके ना बेसिकली 5 रूल्स दिए हैं, ठीक है। इसके बेसिकली कितने रूल्स होते हैं बेटा? 5 रूल होते हैं, ओके। इज इट क्लियर बेटा? तो देखिए, तो पहले 1 बाय 1 हम सारे रूल्स को पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला रूल होता है हमारा बेटा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कौन सा बेटा? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, प्रोपोर्शन, ओके बेटा। सेकंड हमारा रूल होता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। कौन सा बेटा? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन पर पोर्शन, ठीक हो गया बेटा। फिर कौन सा होता है? बेसिकली 5 होते हैं, ओके। फिर होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कौन सा बेटा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कौन सा? कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक हो गया बेटा। इज इट क्लियर और नॉट? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है। फोर्थ होता है हमारा, ये फर्स्ट हो गया, ठीक है, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ होता है बेटा हमारा गैलुसाक्स लॉ, गैलुसैक्स लॉ, ठीक है बेटा, गैलुसैक्स लॉ होता है। फिर नेक्स्ट होता है हमारा फिफ्थ होता है बेटा एवोगैड्रो लॉ। कौन सा होता है? एवोगैड्रो लॉ, ठीक हो गया बेटा, एवोगैड्रो लॉ। अब देखो 1 बाय 1 हम सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए पहले की अगर मैं बात करता हूं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है। तो देखिए बेटा बेसिकली इसमें क्या होता है कि कांस्टेंट होती है, कि ये समझो बेटा कि पहले ये किसने दिया था ये समझो, ठीक है। इज दैट क्लियर और नॉट? तो देखिए लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में बेटा क्या होता है आपका, ये होता है कि जैसे मान लो कोई चीज हमें प्रोड्यूस करनी है बेटा, मान लो कोई भी चीज हमारी है, हमारा एक गिवन सब्सटेंस है, ठीक है, उसमें उसमें जो भी उसमें डेफिनेट एलिमेंट होंगे ना, ध्यान से समझना है, उसमें जितने भी एलिमेंट्स गिवन होंगे ना उसका जो रेशियो होता है ना वो फिक्स होता है। अब चाहे वो वैल्यू सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड हुई हो या किस में प्रिपेयर हुई हो बेटा, वो नेचुरली हो, ठीक हो गया। तो ध्यान से समझो, एक ऐसा कंपाउंड, एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें जो भी उसमें एलिमेंट्स प्रेजेंट है उनका जो रेशियो होगा वो फिक्स्ड होगा, ठीक है, चाहे वो चीज नेचुरली प्रिपेयर्ड हो या सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड हो। इज इट क्लियर और नॉट? तो ये कौन सा हो गया? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक हो गया बेटा। अब देखो उसके बाद आता है लॉ ऑफ कांस्टेंट, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसमें बेटा ये क्या कहता है कि मान लो कोई भी हमारा कंपाउंड फॉर्म हुआ, ठीक हो गया, वो 2 या 2 से अधिक एलिमेंट से मिलकर बना होगा। अब उसमें जो एलिमेंट्स का रेशियो है ना, अब एक एलिमेंट का रेशियो फिक्स रहता है और दूसरे का जो रेशियो होता है ना बेटा, वो क्या होता है आप ध्यान से समझना, उसका जो रेशियो होता है वो होल नंबर में होता है। किसमें होता है बेटा? होल नंबर में होता है।
उसको कहते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक हो गया बेटा, इज इट क्लियर और नॉट? ये किसने दिया था बेटा? डाल्टन्स ने दिया था। ठीक हो गया, डाल्टन्स ने दिया था। ओके, तो देखिए कैसे मैं बताना जा रहा हूं आपको। ठीक है, तो देखिए लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को ऐसे हम समझेंगे, जैसे मान लो हमारे पास हाइड्रोजन है। ठीक हो गया, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। क्या बेटा? प्लस ऑक्सीजन। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया जाता है तो क्या प्रोड्यूस होता है बेटा? एक बार वाटर बनेगा। ठीक हो गया, और जब सेम रिएक्शन में करवाऊंगा हाइड्रोजन, ध्यान से समझते जाना बेटा, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। ओके, तो क्या बनेगा बेटा? दूसरी बार क्या बन रहा है? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। क्या बना बेटा? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। इज इट क्लियर और नॉट? तो देखिए हुआ क्या भाई, हाइड्रोजन 2 ग्राम, इसमें भी हाइड्रोजन 2 ग्राम, इसमें ऑक्सीजन 16 ग्राम, इसमें कितना बेटा? 32 ग्राम। इज इट क्लियर और नॉट? वाटर कितना मिला? 18 ग्राम, और इसमें कितना मिलेगा? H2O2 होता है फॉर्मूला, तो 16 दूनी 32 और 2 34 ग्राम। ठीक हो गया, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। तो देखिए अगर इसका रेशियो की बात करो, देखो एक एलिमेंट का रेशियो फिक्स्ड है। ठीक हो गया, यानी 2:2 हो गया, और दूसरे एलिमेंट का 16 हो गया, और ये 32। तो इसका अगर मैं सिंपल रेशियो करता हूं तो 16 इंटू रेशियो 32, यानी 1:2 में मिला नहीं मिला? तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन समझे या नहीं? तो क्या होता है, जब कोई कंपाउंड, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड फॉर्म होते हैं, सेम एलिमेंट, वो दोनों ही एलिमेंट आपस में रिएक्ट करते हैं, तो एक एलिमेंट का रेशियो फिक्स होता है और दूसरे का जो रेशियो होता है वो सिंपल रेशियो में क्या होता है? डिफाइन किया जाता है। इसको ही लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहते हैं। ठीक हो गया बेटा, इज इट क्लियर और नॉट? इतनी बात क्लियर है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया था बेटा? एंटोइनी ने दिया था, एंटोइनी। ओके, अब इस लॉ के अकॉर्डिंग ये लॉ क्या कहता है? ये लॉ ये कहता है कि बिफोर द रिएक्शन जितने भी हमारे रिएक्टेंट्स हैं उसका मास, और आफ्टर द रिएक्शन अगर हम मास वे करते हैं तो वो सेम होता है। दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, इसका मतलब मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इतनी बात क्लियर है बेटा जी? अब देखो नेक्स्ट वाला है हमारा गैलुसाक्स लॉ। तो गैलुसाक्स लॉ क्या कहता है बेटा? समझो, गैलुसाक्स लॉ ये कहता है कि मान लो कोई भी हमारी चीज है, ठीक है, तो अगर दो डिफरेंट एलिमेंट्स फॉर्म कर रहे हैं एक कंपाउंड, ठीक हो गया, तो उनका जो वॉल्यूम का रेशियो होगा ना बेटा, वो सिंपल रेशियो में होगा। ठीक हो गया, कि अगर दो एलिमेंट आपस में रिएक्ट करके तीसरा कोई कंपाउंड फॉर्म करते हैं तो उन एलिमेंट्स का जो कि वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा बेटा? वो क्या होगा? एक सिंपल रेशियो में होगा। जैसे एग्जांपल देखो, ध्यान से समझना बेटा। देखो एग्जांपल में इसको करवाता हूं आपको मैं। कितना हो गया बेटा? ठीक है, तो देखिए एग्जांपल क्या हो गया? एग्जांपल हो गया इसका, मैंने एग्जांपल दिया जैसे H2 भाई, हाइड्रोजन मैंने लिया। ठीक हो गया बेटा, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। ओके, क्या देता है भाई? जाहिर सी बात है वाटर ही देगा। अरे यस या नो? ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं ये 100 ml ली मैंने, ठीक है, और ये 50 ml अगर जब लेते हैं तो मान लो तो कितना मिला हमें? 100 ml वाटर मिला। ठीक हो गया, तो बेटा जी ये जो दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होकर वाटर फॉर्म किया है ना, तो इनका जो रेशियो है बेटा 100:50 हो गया। इसका मतलब 2:1 हो गया, नहीं हो गया? यानी सिंपल रेशियो में वॉल्यूम का जो रेशियो होता है वो सिंपल होता है। दैट इज कॉल्ड गैलुसाक्स लॉ। ओके, गैलुसाक्स वॉल्यूम लॉ। ठीक हो गया, गैलुसाक का गैसीय आयतन संबंधी नियम होता है। ठीक हो गया बेटा। अब देखो नेक्स्ट होता है एवोगैड्रो लॉ। अब एवोगैड्रो लॉ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है गैलुसाक्स लॉ को। गैलुसाक्स लॉ को एवोगैड्रो एक साइंटिस्ट था, तो एवोगैड्रो ने कहा कि अगर दो अलग अलग गैस हैं, ठीक है, उनका अगर वॉल्यूम सेम है ना, अगर दो अलग अलग वॉल्यूम की, अगर दो गैसेस का वॉल्यूम अगर सेम है तो उसमें सेम नंबर ऑफ मोल्स ऑक्युपाई करेंगे। ठीक हो गया, जैसे मान लो अगर मैं यही ले रहा हूं, ठीक है, ये 100 ml लिया, ये 50 ml, अगर मैं ये कह रहा हूं इसमें 100 ml ऑक्सीजन है तो इनका जो मोल्स होंगे ना वो सेम नंबर ऑफ मोल्स होंगे बेटा जी। समझ में आ गई बात? दो सेम वॉल्यूम की गैसेस ऑक्युपाई करती हैं सेम नंबर ऑफ मोल्स। ओके, इज कॉल्ड एवोगैड्रोस लॉ। इज इट क्लियर और नॉट? इतनी बात क्लियर है बेटा जी? एवोगैड्रो तो हमने क्या बताया, केमिकल कंपोजिशन के 5 लॉ हमने पढ़े। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, और क्या था बेटा? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, गैलुसाक्स लॉ और
एवोगैड्रोस लॉ। ठीक हो गया। तो आप देखो, अब हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे, एटॉमिक थ्योरी। किसकी, किसने दी थी स्टूडेंट्स, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, वो भी समझेंगे थोड़ी। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो बेटा जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी थी ना, उसमें यही बात कही गई है कि जो एटम क्या है वो अनडिविजिबल है। भाई हमने सेकंड चैप्टर में भी पढ़ा है, तो क्या बताता है डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी, यही बताती है बेटा, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी बेटा जी। ठीक हो गया, एटॉमिक थ्योरी क्या बताती है बेटा, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ये बताती है कि एटम्स क्या है, क्यों कोई भी स्टेट, कोई भी मैटर में एटम्स होगा, एटम्स क्या है, अनडिविजिबल है। ठीक हो गया एक बात। दूसरी बात ये बताती है, कोई भी अगर कोई भी एलिमेंट का जो अगर एटम है ना, उसका डेफिनेट साइज होगा, डेफिनेट शेप होगी और डेफिनेट ज्योमेट्री होगी उस एटम्स की, सभी एटम्स। और क्या बताता है, एटम्स आपस में रिएक्शन करके रीऑर्गेनाइज होके प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक हो गया। उसने बेसिकली यही बताया कि एटम्स क्या है, अनडिविजिबल पार्टिकल है। ठीक हो गया। इज दैट क्लियर और नॉट। तो अब हम बढ़ते हैं आगे, एटॉमिक मास। ठीक हो गया, एटॉमिक मास बेटा जी। ओके, अब देखो एटॉमिक मास क्या होता है ये समझते हैं। देखो एटॉमिक मास क्या होता है, देखो समझो बेटा, एटॉमिक मास क्या है, एटॉमिक मास को असाइन कर रखा है। जैसे कार्बन के बहुत सारे आइसोटोप्स होते हैं, तो हमने कौन सा लिया, 12C आइसोटोप लिया। ठीक है, हो गया। तो 12C आइसोटोप में हमने कैसे असाइन करा, 12 कार्बन आइसोटोप को 12C से असाइन करते हैं। तो इसमें ये बात बताता है, जो 12C का जो मास होता है ना, वो एग्जैक्टली क्या होता है, 12 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होता है। यानी 12C ऐसे असाइन कर रखा कि इसका जो मास होगा ना, वो एग्जैक्टली 12 एटॉमिक मास के बराबर होगा, 12 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होगा, मास यूनिट के इक्वल होता है। इज इट क्लियर और नॉट। इतनी बात क्लियर है बेटा, ये बात क्लियर है। तो देखिए, अब जितने भी एलिमेंट्स है ना, जितने भी हम एलिमेंट्स का मास कैलकुलेट करेंगे, वो विद रेस्पेक्ट टू 12C के रेस्पेक्ट से कैलकुलेट किए जाएंगे। ठीक हो गया बेटा। अब देखो 1 एटॉमिक मास को भी, अब यहां पर टर्म आता है 1 एटॉमिक मास। क्या बेटा, 1 एटॉमिक मास। तो 1 एटॉमिक मास को कैसे डिफाइन कर सकते हो, 1 एटॉमिक मास वो मास है एग्जैक्टली कि जो 12C के ना 1/12 पार्ट के बराबर होगा। कि अगर मान लो 12C का 1/12 पार्ट जब हम लेंगे, उसके मास के बराबर होगा 1 एटॉमिक मास। इज इट क्लियर और नॉट। तो 1 एटॉमिक मास इज डिफाइंड बाई 1 AMU से डिफाइन होते हैं। ठीक है, 1 AMU इसकी शॉर्ट फॉर्म है। तो इज डिफाइंड एज द मास ऑफ एग्जैक्टली 1/12 कार्बन, 12C कार्बन के बराबर होगा। ठीक हो गया। जैसे मान लो 1 AMU बेटा, 1 AMU इक्वल्स टू होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के बराबर होता है। ठीक है, अब मैं हाइड्रोजन एटम का निकालना चाहता हूँ AMU में। ठीक हो गया। तो 1 हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 हाइड्रोजन वेट ऑफ 1 हाइड्रोजन का वेट कितना होता है बेटा, मास कितना होता है ग्राम में। ओके, 1 हाइड्रोजन में क्या होता है भाई, एक ही प्रोटॉन होता है, तो प्रोटॉन पर कितना होता है 1.67 इंटू 1.667 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक हो गया। अगर मैं मास ऑफ हाइड्रोजन निकालना चाहता हूं, मास ऑफ हाइड्रोजन, ध्यान से समझना बेटा, मास ऑफ हाइड्रोजन इन AMU में निकालना चाहता हूं बेटा, तो इसमें से इसको डिवाइड कर दूंगा, नहीं कर दूंगा, 1.667 इंटू 10⁻⁻24 डिवाइड बाई 1.66 इंटू 10⁻⁻24, तो कितना आ जाएगा 1.004 AMU में आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, हाइड्रोजन का वेट कितना आया 1.004 AMU आ गया। ऐसे ही ऑक्सीजन का निकाल लोगे, ऑक्सीजन कितना होता है 16 होता है बेटा, तो इसका कितना आएगा 15.99 AMU। ओके, इज दैट क्लियर और नॉट। तो देखिए आजकल AMU किस में रिप्लेस हो गया है बेटा, U से रिप्लेस किया जाता है। ठीक है, U क्या होता है, यूनिफाइड मास, यूनिफाइड मास। इज इट क्लियर और नॉट। इतनी बात क्लियर है या नहीं बेटा जी। ठीक हो गया। तो अगर मैं किसी का भी लिख रहा हूं, मैं हाइड्रोजन का लिख रहा हूं तो 1U लिखेंगे, 6 कार्बन का लिख रहा हूं 12U लिखेंगे। ठीक है, ऑक्सीजन का लिख रहा हूं 16U लिखेंगे। ठीक हो गया बेटा, इज इट क्लियर और नॉट। अब देखिए एटॉमिक मास आप समझ चुके हो। अब जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो जितने भी एलिमेंट्स दे रखे ना, उनके क्या एलिमेंट्स के एवरेज एटॉमिक मास दिए हैं। क्या दिए हैं बेटा, एवरेज एटॉमिक मास। इज दैट क्लियर और नॉट। क्या दिए हैं, एवरेज एटॉमिक मास गिवन है। तो वो देखते हैं वो कैसे निकालते हैं। ठीक है, उसके लिए मुझे रब करना पड़ेगा। ओके, तो देखिए बेटा,
इसको रब कर रहा हूं मैं। तो अगला टॉपिक क्या हो जाता है हमारा, एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास, इसको अच्छे से रब करता हूं बेटा। तो देखिए अगला क्या है हमारा, एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास, तो देखिए एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए कैसे करेंगे, हमें ये पता है जो जितने भी नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स होते हैं वो अपने एक या एक से ज्यादा आइसोटोप्स में मिलते हैं। ठीक है, और उनकी कुछ नेचुरल अबंडेंस भी होती है, तो वो देखते हैं। देखिए आइसोटोप लिख रहा हूं मैं, कार्बन की ही बात करता हूं, आइसोटोप लिखा मैंने। ठीक हो गया, ओके। यहाँ पर क्या लिखा मैंने कि क्या क्या होता है, 12C में होगा। ठीक है, हो गया, ओके। 12C होगा, 13C होगा, 14C होगा। ओके बेटा, यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, नेट परसेंटेज अबंडेंस लिख रहा हूँ या रिलेटिव अबंडेंस लिख रहा हूँ मैं, रिलेटिव अबंडेंस। ओके बेटा, अबंडेंस कितनी होती है, 12C की होती है 98.99। ठीक हो गया, इसकी 1.003। इसकी कितनी होती है, 4 × 10⁻⁻, कितनी होती है, बहुत बहुत नेगेटिव वैल्यू होती है, -7 के अप्रोक्स होती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है बेटा। ओके, अब देखो इनका मास क्या होता है, रिलेटिव मास की अगर मैं बात करता हूँ, इसका कितना होता है, 12 होता है, 12.004 आता है। ठीक हो गया, इसका कितना होता है, 13 होता है, और इसका कितना होता है, 14.00। तो अगर मुझे परसेंटेज एवरेज एटॉमिक मास निकालना है, एवरेज एटॉमिक मास निकालना है बेटा, तो कैसे करूंगा, मास इक्वल्स टू क्या होगा, देखो ध्यान से समझना है। एवरेज एटॉमिक मास पूरे 12C का निकालना है, तो रिलेटिव अबंडेंस परसेंटेज में मल्टीप्लाई बाय इट्स एटॉमिक मास। ठीक हो गया, जितना रिलेटिव मास दिया है, रिलेटिव अबंडेंस इनटू एटॉमिक मास, रिलेटिव अबंडेंस इनटू एटॉमिक मास, तीनों को जोड़ दूंगा। तो क्या आ जाएगा बेटा, तो मेरा एवरेज एटॉमिक मास की वैल्यू आएगी, देखो 98.99 इंटू 12 प्लस 1.003 इंटू 13 प्लस 4.07 इंटू, ये तो लगभग उसी में ही आएगी, नेग्लेक्ट हो जाएगी। तो कितना आ जाएगा बेटा, 12.004 AMU, या किसमें 12.004 यूनिफाइड में। ठीक हो गया, तो इससे ये बात पता लगी बेटा, जितने भी एलिमेंट्स दिए हैं ना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, उनके जो ऊपर एटॉमिक वेट है वो क्या है, एवरेज एटॉमिक मास है। इज दैट क्लियर, इतनी बात क्लियर है बेटा। अब देखो नेक्स्ट क्या आता है बेटा, एटॉमिक मास हमने पढ़ा, अब बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास। किसकी, मॉलिक्यूलर मास। ओके, ठीक हो गया बेटा। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है बेटा, ये समेशन होता है एटॉमिक मास का, जिसका एटॉमिक मास का समेशन होता है। देखो जैसे कैसे, ऐसे CH4 की अगर मैं बात कर रहा हूँ, कार्बन का कितना 12 आया था अभी, हाइड्रोजन का 1 आया था, 1 × 4 करेंगे कितना हो जाएगा, 12 और 4 16 U। ठीक हो गया, फिर और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, CO2। ठीक हो गया, देखो कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 दूनी 2 × 32, तो कितना आ जाएगा, 44 U आ जाएगा। ठीक हो गया, और एग्जाम्पल देख लो, किसका एग्जाम्पल ले सकते हो आप, NH3 का ले सकते हो। ठीक है बेटा, NH3 का कितना 14 + 3 17 U। ठीक हो गया बेटा, इज इट क्लियर और नॉट, मॉलिक्यूलर मास क्लियर है बेटा। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, अब हमारा अगला आता है फॉर्मूला मास। क्या होता है बेटा, फॉर्मूला मास, ये भी समझो ये क्या चक्कर है इसका। देखो फॉर्मूला मास क्या होता है, कुछ एलिमेंट्स ये होते हैं ना, जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, कुछ मॉलिक्यूल्स डिस्क्रीट फॉर्म में नहीं होते, मतलब अलग अलग फॉर्म में नहीं होते। ठीक है, वो क्या कंटेन करते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं इसका एग्जांपल ले रहा हूँ NaCl। तो क्या होता है, NaCl में Na पॉजिटिव होता है और Cl माइनस होता है। ये किसमें होता है, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है बेटा इनका। ठीक हो गया, तो ऐसे के लिए हम मॉलिक्यूलर मास नहीं निकालते, हम क्या निकालते हैं, एक यूनिट के लिए निकालते हैं, उसको कहते हैं फॉर्मूला यूनिट मास। क्या कहा जाता है बेटा, फॉर्मूला यूनिट मास। क्या कहा जाता है, फॉर्मूला यूनिट मास। ओके बेटा, फॉर्मूला यूनिट मास कहते हैं। वो देखो कैसे निकालेंगे, होगा वही, क्या होगा, सोडियम का कितना होता है 23 U। ठीक हो गया, इसका क्लोरीन का कितना होता है 35.5 होता है, तो कितना हो जाएगा बेटा 58.5 U। इज दैट क्लियर और नॉट। अब देखो एक बात ध्यान रखना, U आगे चलकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो कैसी लगी आपको वीडियो, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।